दोस्तों, और क्या हाल चाल? सब मस्त बढ़िया जबरदस्त होना आप सब, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं 11 तारीख से। अब मैथ पिछली जो क्लास थी हमारी वो थी असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, वो तो आपको आ गए होंगे। अब कहोगे दोस्त हमने वो तो कर लिए, मैथ में तो पास हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास फिजिक्स भी तो है, उसमें कैसे पास हो? तो इसके लिए आज हम करने वाले हैं फिजिक्स की यूनिट नंबर 2। ये यूनिट बहुत ईजी है, ईजी भी है, शॉर्ट भी है और जल्द याद हो जाएगी। मतलब यूनिट हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना क्या है? यूनिट सेकंड में हमें द्रव्यमान, वो सेंटर ऑफ मास, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान के अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? इसके बारे में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। गॉट इट। फिर हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास 2 कण के लिए, 3 कण के लिए और बहु कण हो तो उनके लिए हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद उसका वेग पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, या हम आज क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम करेंगे कोलिजन, और उससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंड, मतलब रिजिड बॉडीज। मतलब 3 वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। ये बहुत ही बढ़िया यूनिट है, और आपको जो क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको ये आप उड़ा दोगे, इस प्रश्न को देखते ही उड़ा दोगे, क्योंकि ये यूनिट है ना, याद करने में भी इजी है, और इसका जो शॉर्ट है, मतलब नोट्स बहुत कम है इसकी। ये वीडियो हम बना रहे हैं। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप मैसेज कर देना, हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमें आज पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ मास, COM, द्रव्यमान केंद्र। अभी द्रव्यमान केंद्र होता क्या है? द्रव्यमान केंद्र, अभी द्रव्यमान केंद्र होता क्या है ये बात करते हैं। चलो आपको एक चीज बताते हैं। ये हमारे पास कोई नोटबुक, अब किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, XYZ, चाहे मार्कर हो, चाहे नोटबुक हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पूछे उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, मतलब ये हमारे पास क्या है, बुक। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो हम ज्यादातर जो मैनुअली मानते हैं ना, वो इसके सेंटर में मानते हैं, कि जहां पर हम उंगली रख देंगे तो थोड़ी देर तक क्या रह सकती है, उंगली पर स्थिर रह सकती है। यदि मान लो मैंने उंगली इधर रखी तो क्या रुक उंगली पर खड़ी रह सकती है? नहीं, क्योंकि ऐसे पड़ जाएगी। यदि ऐसे रखा तो ये ऐसे पड़ जाएगी। तो मतलब हम क्या मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर पाया जाता है? बीच में। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी हमारे पास बॉल है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, मिड में मानते हैं, मिड यानी बीच में मानते हैं। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? इसका नाम क्या है? द्रव्यमान केंद्र। अब आप सोच रहे होंगे द्रव्यमान होता होगा, ये द्रव्यमान नहीं है। ये क्या नहीं है? द्रव्यमान। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है, ये नॉट मास, मतलब द्रव्यमान नहीं है। यह एक पॉइंट है, एक बिंदु है, ये बॉल है, कोई बॉल है, इस बॉल के हम मिड में, द्रव्यमान तो चारों में बराबर है, तो ये द्रव्यमान केंद्र में ज्यादा द्रव्यमान थोड़ा होगा। आप सोच रहे हो कि यदि द्रव्यमान केंद्र में द्रव्यमान होता है तो बॉल तो चारों तरफ से समान भारी हो, समान भार होता है उसमें, तो चारों में थोड़ा द्रव्यमान केंद्र होंगे। द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एज्यूम करते हैं, द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर हम मानते हैं कि जो संपूर्ण सिस्टम है, जो भी संपूर्ण वस्तु है या निकाय है, उसका द्रव्यमान, उसका संपूर्ण द्रव्यमान वहां निहित होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम हमारे पास, कोई भी निकाय है, उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है ना, वो उसके बीच में कोई बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु। मैंने बताया द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान नहीं है, यही एक पॉइंट है, यही एक बिंदु है। मतलब कोई भी सिस्टम हमारे पास, कोई भी निकाय है, उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है ना, वो एक बिंदु होता है, मास नहीं होता। वह बिंदु होता है जहां पर हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि इस पूरी बॉल का जो मास है ना, वो यहाँ पर है। हम क्या मानते हैं कि इस पूरी बॉल का पूरा सिस्टम है ना, इसका मास हम मिड में मानते हैं, मतलब यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान यहाँ पर है, और इसी को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ये मास नहीं है, ये ओनली एक पॉइंट है। जैसे ये तो हो गया इसकी जनरल डेफिनेशन। अब देखते हैं कि हम फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कैसे समझा सकते हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में बताना होगा ना। देखो, किसी भी वस्तु को हम डिनोट करते हैं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पढ़े होंगे, तो हम क्या लेते हैं? कोई भी अक्ष लेते हैं। अक्ष से तो हम उसकी पोजीशन को ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? ये होगा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष हो गया। यहाँ पर कोई हमारे पास सिस्टम है, ये कोई निकाय है, मतलब कोई वस्तु है हमारे पास, कोई वस्तु, ये हमारे क्या है? मूल बिंदु।
ये वस्तु हमारे पास, इस वस्तु का द्रव्य सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा, यहीं पे हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि कोई वस्तु है वो पॉइंटों से तो मिलकर बनी होती है। ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट मैंने मान लिया इसका जो द्रव्यमान है ना CO है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है ये है, क्या है, COM सेंटर ऑफ मास है। अब मूल बिंदु से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है ये निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगी RCM, हमने लेट कर दिया, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, और एक पॉइंट और ले लिया हमने I पॉइंट ले लिया जिसका नाम है P। अब मूल बिंदु से इस ये P बिंदु का जो स्थिति सदिश क्या होगा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्या होगा, I पॉइंट है तो RIC। ये तो हो गया हमारा, क्या कहा कि हमने एक्स अक्ष ले लिया, इसमें एक सिस्टम लिया, एक निकाय लिया, कोई वस्तु लिया है, हमने मान लिया उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, क्या है, सेंटर ऑफ मास C, मान लिया इसको सेंटर ऑफ मास। अब मूल बिंदु की रेस्पेक्ट में C का जो स्थिति सदिश क्या जाएगा RCM, और मूल बिंदु की रेस्पेक्ट में P से स्थिति सदिश क्या जाएगा RI वेक्टर, मतलब ये हो गया ये। अब हमें करना है कि ये तो निकाल लिया, अब हम ये क्या है, सेंटर ऑफ मास की रेस्पेक्ट में P बिंदु का स्थिति सदिश क्या आएगा, मतलब रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा इसका RIC मान लेते हैं हम, IC, या आप RI डैश मान लो, क्या मान लो, RI डैश मान लो या RIC मान लो, कुछ मान लो, RIC मान लिया। हमने क्या किया है कि एक अक्ष लिया है, इसमें एक सिस्टम लिया है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, और इस सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो हमने एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से निकालते हैं मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश क्या है RCM, और P पॉइंट का स्थिति सदिश क्या है RI वेक्टर, एंड सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या है RIC, ये होगा। अब हमें क्या निकालना है, इनका मान निकालना है कि RCM, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना तो ये है ना, हमें तो ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास की स्थिति कहाँ है, हम ये तो निकालना है सेंटर ऑफ मास की स्थिति क्या है RCM का। अब बताओ, आपने 12th क्लास में त्रिभुज सदिशों के त्रिभुजों का नियम तो पढ़ा होगा कि कोई त्रिभुज बन जाए तो उसमें ये त्रिभुज हमारे पास OCP, इधर देखो क्या है, त्रिभुज OCP में योग का नियम लगाओ, सदिश योग का नियम, तो क्या हो जाएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो आ जाएगा RCM वेक्टर प्लस RIC बराबर RI वेक्टर, ये हो गया हमारे इसका, ये क्या मान आ गया हमारे पास, RCM वेक्टर का मान आ गया, क्या आ गया कि RIC मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर। देखो सदिशों का योग का नियम क्या होता है कि जब दो सदिश एक दिशा में हो और तीसरा सदिश उसकी विपरीत दिशा में हो, तो जो एक दिशा में होते हैं ना उनका योग तीसरी जो विपरीत दिशा में होते हैं उसके बराबर होता है। तो बताओ ये सदिश लाइन कहाँ पर जा रही है, इस साइड, फिर ये इस साइड, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये ऐसे जा रही है, लेकिन ये तो ऑपोजिट में आ रही है ना, ये ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, लेकिन ये इसकी क्या हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा सदिश योग नियम, तो RCM ये वेक्टर जुड़ जाएगा और ये किसके बराबर होगा, इस वेक्टर के, ये हो गया हमारा RCM वेक्टर, सदिश योग नियम। अब क्या करते हैं हम, ये हमारे क्या आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को है ना हम मास से गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर देते हैं, मास से, मतलब मल्टीप्लाई m, मास से बोथ साइड, मतलब हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा M RCM प्लस M RIC बराबर M RI वेक्टर, हो गया। अब क्या करते हैं हम सम लगा देते हैं, सभी के सम, क्या लगा देते हैं, सम लगा दोगे। अब देखो हमें मान किसका चाहिए, RCM का ही तो चाहिए मान। देखो ये क्या आ जाएगा, ये मास किसका है, क्या आ जाएगा M RCM, ये I है MI, क्योंकि सिस्टम का जो पॉइंट हम I को डिनोट करके ले रहे हैं तो I आ जाएगा प्लस MI RIC वेक्टर बराबर MI RI। एक बात हो, इसका जो मान होता है ना वो जीरो होता है। अब कहोगे आप क्यों होता है इसका मान जीरो, देखो ये क्या है हमारा MI RIC वेक्टर, ये RIC वेक्टर क्या है, C के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की हम मानते हैं कि इनकी दूरी है ना बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, मतलब ये जीरो बराबर होती है। यदि जीरो को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, जीरो, इसका मान क्या रहता है जीरो, मतलब इसका मान क्या आता है जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन MI RCM बराबर
इक्वेशन एम आई आर आई वेक्टर। मान किसका चाहिए हमें, आरसीएम का, तो हम आरसीएम का मान निकाल लेंगे यहाँ से। आरसीएम बराबर क्या जाएगा, इक्वेशन समेशन एम आई आर आई वेक्टर अपॉन समेशन एम आई। मतलब ये हो गया हमारा आरसीएम, यही होता है स्थिति सदिश किसका, ये सेंटर मूल बिंदु के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश होता है आरसीएम समेशन एम आई आर आई बटे समेशन एम आई। ये तो हो गया हमारा सामान्य फॉर्मूला। यदि आपसे कोई पूछे कि दो कण के लिए बताओ ये सूत्र क्या होगा, मतलब द्विकण के लिए, द्विकण के लिए पूछ रहे मतलब कितने कण है, दो कण, तो हमारे पास क्या है आरसीएम, दो कण है मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 बट्टे m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा दो कण के लिए। कोई पूछे तीन कण के लिए, क्या पूछे, तीन कण के लिए आरसीएम, तो क्या हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये कोई पूछे आपको n कण के लिए, तो आप n कण के लिए निकाल लो, n कण के लिए मतलब RCM क्या हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2। ये ऐसे कर करके कहां तक रहेगा mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। मतलब ये हम n कण के भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा RCM। यदि हमने मान लिया, चलो मान लो लेट RCM वेक्टर ही तो है, वेक्टर हमने मान लिया ये है xi प्लस yj प्लस जेड के, मतलब ये हमारे पास कोई वेक्टर है। तो हमें इसका इससे तुलना करें तो x घटक क्या जाएगा हमारे पास, x घटक में क्या जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार y घटक क्या जाएगा हमारे पास m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। इसी प्रकार तीन हो तो यहाँ पर m3 प्लस x3, यहाँ पर z भी आ जाएगा और z घटक, ये ऐसे मान निकालते, ये हो गया नहीं हो गया। चलो अब करते हैं हम आगे। हमने स्थिति सदिश निकाल लिया, क्या निकाल लिया, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश हमने निकाल लिया। क्या पढ़ रहे हैं हम, COM। अब हमारे स्थिति सदिश क्या आया था COM पर, RCM वेक्टर बराबर क्या आया था, समेशन MI RI वेक्टर अपॉन समेशन MI, ये आया था हमारे पास, आया था कि नहीं आया। चलो मान लो, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखो हमने क्या किया कि जो इसको दोनों तरफ से मतलब क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में इसका उकलन कर दिया, मतलब क्या कर दिया d अपॉन dt RCM बटे समेशन MI RI वेक्टर अपॉन समेशन MI d अपॉन dt कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या करेंगे अब बताओ, dt अपॉन RCM बराबर ये क्या हो जाएगा, देखो मास तो पहले बात तो टाइम की तुलना मास चेंज होता ही नहीं है, तो समेशन MI पर तो ये लगेगा नहीं, तो d अपॉन dt किस पर लगेगा, ये RI वेक्टर अपॉन समेशन MI, ऐसे कैसे, क्योंकि मास तो नॉट चेंजमेंट है। अब बताओ हमने पढ़ा था एक dx बटे dt क्या होता है, या dr अपॉन dt क्या होता है, हमने पढ़ा था ये वेग होता है, क्योंकि r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही तो है, मतलब डिस्टेंस दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या होती है, चाल होती है, चाल यानी वेग, वेग यानी v, यही तो होती है, क्या होती है, v के बराबर होती है। तो बताओ कि RCM क्या हो जाएगा, VCM, इसी प्रकार समेशन MI, और ये क्या हो जाएगा VI वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा समेशन MI, ये क्या होगा हमारा VCM वेक्टर, मतलब वेग हो गया, किसका वेग हो गया, सेंटर ऑफ मास, किसके रेस्पेक्ट में, मूल बिंदु के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास का वेग क्या था, ये वेग निकल गया। चलो हमने मान लिया कि इस पूरे सिस्टम का ही मास कितना है, मतलब निकाय का कुल मास, कुल मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3, ये जितने भी है ना इनको mn तक, इसका हमने m मान लिया, मतलब इन जितना मास है ना इनका जो जोड़ है वो m है, तो यहाँ पर रखेंगे हम, क्या जाएगा VCM, ये क्या जाएगा, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn, ये ऐसे ही तो होगा, हो या नहीं होगा, और नीचे क्या होगा
m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस कहाँ तक होगा ये mn तक। और ये तो हमने क्या मान लिया m, तो यहाँ पर क्या है VCM, ये क्या हो जाएगा। अब बताओ mv क्या होता है। mv आपने पढ़ा हो रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर mv वेक्टर होता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा, पढ़ा था ना। तो बताओ mv1 क्या हो जाएगा p1 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा p2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा p3 वेक्टर, ऐसे लास्ट में कहाँ आ जाएगा pn वेक्टर। नीचे इसको क्या माना हमने m माना ही नहीं माना, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, मतलब m इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा VCM, यहाँ पर क्या हो जाएगा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस कहाँ तक है ये pn वेक्टर तक। मतलब ये भी तो mv हो गया, मतलब ये क्या होगा pCM ते p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस pn वेक्टर। ये क्या है हमारा रेखीय संवेग। इसका मतलब है कि किसी भी निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है उस पर लगने वाला रेखीय संवेग सिस्टम के किसी भी बिंदु पर, मतलब किसी भी बिंदु पर लगने वाले रेखीय संवेग के योग के बराबर होता ही नहीं होता। इसका आप ऐसे तो लिख सकते हो पीसीएम बराबर क्या हो जाएगा समेशन पीआई, आई का मान हो जाएगा 1 से लेकर n तक। इसे ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर, बहुत आसान ये हो गया। इसी प्रकार यदि हमें बताओ हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये रही हमारी इक्वेशन, इससे हमें त्वरण निकालना हो तो क्या करेंगे। त्वरण जानते हैं क्या होता है, ए बराबर क्या होता है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt होता है कि नहीं होता। इस प्रकार ये हमारे पास समीकरण है, क्या है VCM बराबर यहाँ पर क्या है समेशन mi vi वेक्टर अपॉन समेशन mi, है कि नहीं है। अब क्या करना है हमें दोबारा से अवकलन करना है, क्या हो जाएगा d अपॉन dt, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा d अपॉन dt। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कैसे तो क्या हो जाएगा dv dcm अपॉन dt। यहाँ पर क्या हो जाएगा मास तो नोट चेंज रहेगा, तो मास पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो समेशन mi हो जाएगा। अब बताओ इधर इसको रफ कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि dv अपॉन dt क्या होता है, a होता है। पहले एक बात हो कि इसको हम और खोल देंगे, क्या हो जाएगा ये dv dcm अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं, इसको ये क्या हो जाएगा acm समेशन mi और एक हो जाएगा ai वेक्टर अपॉन समेशन mi। यहाँ से त्वरण आया नहीं आया, क्या होता है कि dv अपॉन dt क्या होता है a होता है, यदि ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, तो इसी बात को हमने यहाँ पर लगाया है, और DCM क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा। अब हमने फिर से हमने संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान क्या है हमारे पास m है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VCM, इसको क्या हो जाएगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक है mn an वेक्टर, नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है mn तक। अब इसको क्या माना है हमने m माना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ACM बराबर, ये क्या हो जाएगा। अब बताओ m में F बराबर क्या होता है, फोर्स m में होता है कि नहीं होता, ये बताओ फोर्स m में होता ही नहीं होता, क्योंकि फोर्स का m में नहीं बोलते। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट यहाँ कहाँ तक है ये Fn वेक्टर तक, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा m को फिर से मल्टीप्लाई करो m ACM Fn वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट Fn वेक्टर तक है, ये फिर से फोर्स, ये क्या हो जाएगा फोर्स होगा cm बराबर Fn वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रोमास पर लगने वाला बल संपूर्ण निकाय पर लगने वाले बल के क्या होता है बराबर होता है। तो हमें मतलब संपूर्ण निकाय पर बल निकालेंगे बहुत लंबा प्रोसेस है, इससे अच्छा तो हम क्या निकालेंगे सेंट्रोमास पर फोर्स निकालेंगे, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि सेंट्रोमास पर लगने वाला बल संपूर्ण निकाय पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ये थे हमारे डायरेक्शन, सब इजी है, कोई हार्ड नहीं, कोई सा भी हार्ड नहीं है। ये हो गया हमारा इसका सेंट्रोमास पर। अब हम काइनेटिक्स एनर्जी और निकाल लेते हैं सेंट्रोमास पर, जिससे हमारा ये भी केस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। नोट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पर PDF कर दूंगा, आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर देना। और देखो हमारे पास क्या है पॉइंट, ये हमारा क्या है x y x और z x,
क्या है, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। यहाँ पर कोई हमारे पास क्या है, सिस्टम है। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास, अभी बताया था, COM हमारा मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो वेक्टर फॉर्म क्या है, RCM। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने, क्या ले लिया, आई पॉइंट, जिसका नाम है P। इसके रेस्पेक्ट में इसका स्थिति सदिश क्या आएगा, RI, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आई वेक्टर का स्थिति सदिश क्या जाएगा, क्या जाएगा, RIC वेक्टर। यही था ना, अभी हमने किया है। तो हमें क्या करना है कि गतिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा। यहाँ पर जो कणों की संख्या है ना, कणों की संख्या वो n है। क्या है, हमारे पास n कण है, तो क्या निकालने में, गतिज ऊर्जा निकालने में। तो एक बात बताओ, गतिज ऊर्जा होती क्या है? सॉरी लाइट चली गई थी, कंटिन्यू। गतिज ऊर्जा होती क्या है, पहले आप ये बताओ, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। ये होती है नहीं होती, होती है, यही तो होती है mv²। तो बताओ गतिज ऊर्जा, काइनेटिक्स एनर्जी, हम आई वे कण की काइनेटिक्स एनर्जी निकालते हैं, मतलब कण आई की क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। यही तो होगा कि नहीं होगा? अब बताओ काइनेटिक्स एनर्जी इन सीमेंस, इसको 1/2 m, इस आई वी को हम आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए आई वी का मान कहाँ से निकालें, मतलब वी आई वेक्टर का मान हम कैसे निकालें, जो भी मान आएगा उसको पुट कर दो, सीधी सी बात है। ये हम कौन से कण के निकाल रहे हैं, आई कण के लिए निकाल रहे हैं। देखो अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, VCM वेक्टर क्या होता है हमारे पास, समेशन MI VI वेक्टर अपॉन समेशन MI। ये निकाला था अभी मैंने, निकाला था कि नहीं निकाला? और एक बात हो, देखो इसमें वो एक और चीज निकाली थी हमने, स्थिति सदिश क्या होता है, ये प्लस RIC बराबर RI वेक्टर, ये निकाला था, निकाला, अरे निकाला था, कैसे निकालते हैं, देखो हमने क्या लगाया था, त्रिभुज बना था हमारे पास, इस त्रिभुज में हमने क्या लगाया था, सदिश योग। सदिश योग क्या होता है कि जब दो सदिश आप एक डायरेक्शन में हो, तो दो सदिश एक डायरेक्शन में हो और तीसरा सदिश उसकी विपरीत डायरेक्शन में हो, तो समान डायरेक्शन वाले को जोड़ देते हैं, वो विपरीत डायरेक्शन वाले के बराबर होता है। तो ये सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये RIC और RCM, तो दोनों जोड़ दिया और किसके बराबर होगा, ये RI वेक्टर, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है, और तीसरा वाला वेक्टर ऐसे जा रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो तो ऐसे जा रहा है लेकिन ये ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा इसके बराबर। ये अभी हमने निकाला था। तो बताओ ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू dt करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, d/dt RCM प्लस d/dt RIC वेक्टर बराबर d/dt RI वेक्टर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा, VCM, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर कोई वेग कहते हैं दूरी। ये क्या हो जाएगा, VIC वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, VI वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? हमें मान किसका चाहिए, VI वेक्टर का ही मान हमें चाहिए, तो हम इस वैल्यू को इधर पुट कर दें, इस वैल्यू को इधर पुट कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, KI इनिशियल, ये KI आई वे कण के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 m। VI का मान क्या है हमारे पास, ये ना, क्या आ जाएगा, VCM प्लस VIC वेक्टर डॉट VCM डॉट प्लस VIC वेक्टर। हो जाएगा। अब बताओ ये आई वे कण के लिए थी, और अभी हमें संपूर्ण सिस्टम के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, समेशन KI, क्योंकि बहुत सारे कण होंगे, आई का मान 1 से लेकर कहां तक होगा, तक, तभी तो संपूर्ण सिस्टम का निकलेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, समेशन लग जाएगा, समेशन MI तो है, और दो भी हमारे पास चल रहा है, 1/2 नीचे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, VCM को VCM से मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा, VCM स्क्वायर, तो स्क्वायर में इसका वो हट जाता है, इसको हमें पता है जब वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर हट जाता है, तो V स्क्वायर प्लस इसी प्रकार VIC स्क्वायर प्लस 2VCM वेक्टर डॉट VIC वेक्टर। यहाँ तक आपको समझ में आया, नहीं समझा? अब क्या करना है, हमारे पास क्या मान है, KI, ये पूरे सिस्टम का निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1/2
एम आई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी सी स्क्वायर प्लस समेसन एम आई वी आई सी स्क्वायर प्लस समेसन एम आई 2VCM इंटू VIC हो गया। इस दो को भी अंदर ले लो तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे 2 लग जाएगा, इसके नीचे 2 लग जाएगा, लेकिन ये 2 कटे जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ एक बात, ये क्या जाएगा हमारे पास, समेसन एम आई वी स्क्वायर सी एम अपॉन 2 प्लस सी को जाएगा समेसन एम आई। अब बताओ देखो ये क्या है, वी आई सी स्क्वायर, एक मिनट रुको, प्लस मैंने इस वी सी एम को बाहर निकाल लूँ, समेसन एम आई। एक बात बताओ, वी आई सी है, अभी हमने कहा कि इसको हम डी आर आई सी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब आप कहोगे क्यों लिख रहे हो, तो बताते हैं क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो ये टर्म देखो हमारे पास, तो क्या है, पूरे टर्म है समेसन एम आई वी सी एम एंड वी आई सी, है कि नहीं है? हमने क्या कहा कि वी आई सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, समेसन एम आई डॉट वी सी एम को हम बाहर निकाल लें, ये माना कर रहा हूँ ना, वी सी एम को क्या निकालना हमने बाहर, ये क्या हो जाएगा, डी आर आई सी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब डी अपॉन डी टी को बाहर निकाल दिया, डी अपॉन डी टी, वी सी एम है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, समेसन एम आई और आर आई सी वेक्टर हो गया। अब ये हमने बताया था कि इसका मान क्या होता है, 0। आर आई सी वेक्टर क्या होता है, इसकी रेस्पेक्ट में इसका, और हमने कहा जब इसकी रेस्पेक्ट में कण पास होते हैं तो इसका मान 0 होगा, और 0 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी सी एम डी अपॉन डी टी करो 0, तो इसका मान क्या आएगा, 0। मतलब इस पूरी वैल्यू का मान आ जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, काइनेटिक्स एनर्जी टोटल निकाल रहे हैं। अब ये बताओ ये किसकी काइनेटिक्स एनर्जी आ गई, 1/2 एम वी स्क्वायर, ये क्या हो गया, समेसन एम आई वी स्क्वायर सी एम अपॉन 2 प्लस समेसन एम आई वी आई सी स्क्वायर अपॉन 2। मतलब ये काइनेटिक्स एनर्जी क्या हो गई कि ये सेंट्रो मास पर, क्योंकि काइनेटिक्स एनर्जी क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 समेसन एम आई वी स्क्वायर, मतलब ये काइनेटिक्स एनर्जी है। तो काइनेटिक्स टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई, ये किसकी एनर्जी है, काइनेटिक्स एनर्जी सेंटर ऑफ मास की, प्लस में ये किसकी है, काइनेटिक्स एनर्जी आई वे कण की। मतलब काइनेटिक्स टोटल एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है, COM, मतलब सेंटर ऑफ मास पर लगने वाली गतिज ऊर्जा और आई वे कण पर लगने वाली गतिज ऊर्जा का योग ही टोटल एनर्जी, टोटल गतिज ऊर्जा होती है। ये है हमारे सेंटर ऑफ मास का गतिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखना, अच्छे से 2-3 बार आप इस डेरिवेशन को निकालना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब करते हैं थोड़ा आगे। हाँ चलो अब हम करते हैं रेखीय संवेग। क्या करते हैं, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग होता क्या है, देखो हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में कि रेखीय संवेग क्या होता है, पी से इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब पी वेक्टर बराबर क्या होता है, एम वी वेक्टर, क्या होता है, पी वेक्टर बराबर एम वी वेक्टर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ये क्या होता है, मास, द्रव्यमान, और ये क्या होता है, वेग। मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही रेखीय संवेग कहते हैं। अब रेखीय संवेग है ये तो हमारी होगी सामान्य परिभाषा। यदि हमें सेंटर ऑफ मास से डिनोट करना हो, अभी हमने निकाला था P टोटल, तो क्या आया था हमारे पास, वो P1 प्लस P2 प्लस P3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Pn वेक्टर निकाला था, नहीं, मतलब समेशन Pi बराबर 1 बराबर n अभी ही निकाला था हमने जब CM सिद्ध किया था। तो क्या होगा कि ये था हमारा P वेक्टर बराबर m v स्क्वायर, ये हो गया हमारा रेखीय संवेग। मतलब P टोटल किस किस के बराबर होगा, P टोटल होगा समेशन Pi बराबर 1 से लेकर n, या होगा ये P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस डॉट Pn वेक्टर। ये था हमारा रेखीय संवेग। अब यदि इनका हमें क्या करना है, संरक्षण, मतलब रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है,
देखो पी वेक्टर बराबर क्या है हमारे पास, एम वी वेक्टर। यदि मान लो एम वी वेक्टर, यदि मान लो और फोर्स बराबर क्या होता है हमारे पास, dp अपॉन dt वेक्टर। यदि हमारे पास कोई सिस्टम है, ये हमारे पास कोई निकाय है, यदि इस निकाय पर फोर्स का मान 0 हो, मतलब F का मान क्या हो जाएगा 0। F 0 कब होगा, जब P क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि हम जानते हैं जब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमेशा 0 होता है। यदि हमने P कांस्टेंट होगा या 0, मतलब कोई किसी सिस्टम पर हम बाह्य फोर्स का मान 0 होगा तो उसमें वह संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। P क्या रहेगा यहाँ पर, संरक्षित या सुरक्षित रहेगा। मतलब क्या है कि इस पर जो लगने वाला बाह्य फोर्स है ना, उसको हटा दो तो P क्या रहेगा यहाँ पर, सुरक्षित रहेगा। ये थी हमारा COM पर आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास L फ्रेम है, C फ्रेम है, और जो कोलिजन है, मेन टॉपिक हमारे पास कोलिजन। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, रेखीय के संवेग था, और जो हमने पोजीशन वेक्टर था, VI वेक्टर था, ये हमने निकाल लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।